जो हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है भारत के भौतिक प्रदेश। देखिए, भारत के बारे में सामान्य परिचय हम पहले ही पढ़ चुके हैं। भौतिक का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो प्रकृति के द्वारा बनी हुई है, उसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं। मतलब प्रकृति ने, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, गड्ढे, ये प्रकृति ने दिए, उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रदेश मतलब किस क्षेत्र विशेष में वो पाए जाते हैं। तो ये भारत के विषय में बात करें तो भारत में ये कहाँ कहाँ विस्तृत है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। भारत में अगर बात करें, पर्वतों की 10.6% क्षेत्र पे पर्वत है, पहाड़ी 18.5% पे, पठार 27.7% पे और मैदान 43.7% भाग पे हमारे यहाँ ये फैले हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि भारत के संपूर्ण भौतिक प्रदेश की बात करें तो शैलक्रम और प्लेट टेक्टोनिक की, जैसे भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट का टकराना, टैथिस सागर का संकुचन होना, भारत का गोंडवाना लैंड से निकलकर लॉरेशिया की ओर प्रवाहित, उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होना, ये सारी चीज़ इसमें मिला के हम बात करें तो भारत को 6 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं। देखिए, किताबों में से 5 भागों में, कई में 4 में बांटा गया है, लेकिन सुविधा के लिए और अच्छा डिटेलिंग में बताने के लिए 6 भागों में अगर हम पढ़ना चाहें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारत का भूगोल आपको ग्रेजुएशन लेवल के लिए पढ़ना है, इसके आगे आप थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर के बाद आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाइड करेंगे, कंपटीशन में आप जाएंगे तो वहाँ ये टॉपिक आना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सारा जीके आपका यहीं कवर हो जाए, चाहे आरएस का हो, चाहे आईएएस का हो, चाहे एसएससी का हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम जो भी पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आप इसको विशेष ध्यान से पढ़िए, क्योंकि मैं ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाली जो आपके कंपटीशन में नहीं आएगा। तो इसलिए इन टॉपिकों को मैं विशेष ध्यान से आपको बहुत डिटेलिंग में करा रही हूँ, ताकि आप समझ सकें कि हमें कहाँ क्या क्या पढ़ना है। भारत के भौतिक प्रदेश की बात करें तो हमने 6 भागों में बांटा है। उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी हिमालय, उत्तर वाला क्षेत्र मतलब जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड वाला। उत्तर पूर्वी का मतलब जो अरुणाचल प्रदेश, नागा, मिजो वाला क्षेत्र है, वो वाला क्षेत्र आ जाएगा। उत्तरी विशाल मैदान, जिसमें अपना उत्तर प्रदेश, एमपी है, राजस्थान का उत्तर पूर्वी भाग है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वाला पार्ट, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, ये वाला हिस्सा। भारतीय मरुस्थल, भारत में एक ही जगह मरुस्थल है, वो है राजस्थान में, और संपूर्ण राजस्थान में ना होकर राजस्थान के भी पश्चिमी क्षेत्र में। हमने फर्स्ट ईयर में राजस्थान का भूगोल जो किताब पढ़ी है उसमें हमने मरुस्थल पढ़ा है, तो वो अर्धशुष्क और शुष्क मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिण वाला भाग, तटीय मैदान। तट हमारे यहाँ 2 हैं, एक तो अरब सागर की तरफ लगने वाला और एक बंगाल की खाड़ी वाला। भारत के द्वीप समूह आपने सुनिए, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इसके अलावा अन्य छोटे छोटे द्वीप भी हैं। तो इनको हम डिटेलिंग में करने के लिए इसको 6 पार्ट्स में बांट दिया है। इस डायग्राम से समझें तो ये तो हो गया उत्तर हिमालय, जिसमें ये अपना जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड वाला क्षेत्र आ जाएगा। और उत्तर पूर्वी का मतलब अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, ये वाला मणिपुर वाले, ये वाले क्षेत्र आ जाएंगे, त्रिपुरा वाले क्षेत्र। ठीक है। उत्तरी विशाल मैदान, देखिए मैंने कहा था पंजाब, हरियाणा, ये राजस्थान का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल वाला हिस्सा, और इसमें असम वाला क्षेत्र भी आ जाएगा। ठीक है। भारतीय मरुस्थल, राजस्थान के पश्चिम वाला क्षेत्र आ गया, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जो 12 शुष्क जिले हैं वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार, ये दक्षिण वाला भाग, ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है जो मैंने इंडिकेटर सर्किल में। तट की बात करें तो ये तो बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा हो गया, जो कि पूर्व में पड़ती है, और ये अपनी अरब सागर। तो इसको अगर हम दिशा के गुने तो ये पूर्वी तट और ये पश्चिमी तट। अगर हम बात करें द्वीप समूह तो ये लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार, बाकी के अन्य छोटे छोटे द्वीप की बात करें तो उन्हें हम मिला के कहते हैं द्वीप समूह। तो ये हो गया भारत का एक सामान्य व्यू। लेकिन इनको भी और अगर हम खुल के पढ़ेंगे तो हमारे बहुत सारे जीके के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमालय को हम एक भौतिक आधार पर, उच्चावच के आधार पर 5 भागों में बांट सकते हैं। ट्रांस हिमालय, जो कि यहाँ आएगा, काराकोरम, लद्दाख, हम इसकी डिटेलिंग पढ़ेंगे, लेकिन चार्ट इसलिए बनाया गया है जिससे हमें पता रहे कि हमारा कोई टॉपिक छूटे नहीं, और हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ समझने के लिए मैंने एक चार्ट बनाया है। देखिए, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय। ठीक है। इसको प्रादेशिक आधार पे सिडनी बोडार्ड ने नदियों के आधार पे, इनका प्रादेशिक आधार का मतलब था नदियाँ, किस नदी से लेके किस नदी का, जैसे पंजाब हिमालय सिंधु से लेके सतलज, कुमायूं हिमालय सतलज से लेके काली, नेपाल हिमालय काली से लेके तिस्ता, असम हिमालय तिस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र तक का, मतलब संपूर्ण क्षेत्र आ गया। सिंधु यहाँ से लेके सतलज, सतलज से लेके नेपाल के किनारे तक यहाँ आ जाएगी हमारी काली, काली से तिस्ता हमारी यहाँ निकलती है सिक्किम के पास से, तिस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र असम वाले क्षेत्र से। तो पूरा क्षेत्र कवर कर लिया नदियों के आधार पे।
उत्तर के विशाल मैदान को भी हम उच्चावच और भौतिक लक्षणों के आधार पर दो, एक तो प्रादेशिक उच्चावच देखिए भावर, तराई, बांगर, भादर, डेल्टा, ये सबसे पर्वत वाले क्षेत्र, पर्वतपतीय क्षेत्र, फिर मैदानी क्षेत्रों में आ जाएंगे। और ये कहाँ पे, जहाँ नदी समुद्र में गिरती है वहाँ, मतलब इस शुरुआत नदियों की लेके अंत तक का पूरा प्रादेश, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, राजस्थान का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। प्रायद्वीपीय पठार को भी हम बांट सकते हैं, केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार, दक्कन का पठार। तटीय मैदान पूर्वी और पश्चिमी, मैंने पहले कह दिया था पूर्वी और पश्चिमी तट। भारत के ये हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये हो गया लक्षद्वीप, और बाकी के छोटे छोटे आपको जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ये अन्य द्वीप समूह हैं। तो इस चार्ट के माध्यम से ये हो जाएगा कि हमारा कोई टॉपिक छूटेगा भी नहीं, और एक बार में प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगा कि हाँ हमने इसमें सारा कुछ क्लैरिफाई किया। लेकिन हमें अब इसमें सबसे पहला जो टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे वो होगा हमारा उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र। हमने चार्ट के माध्यम से इसको आगे टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि मैंने कहा था कि हम लास्ट से स्टार्ट करें उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी हिमालय क्षेत्र। भारत को 6 भौतिक भागों में बांटने के बाद, लेकिन उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र को पूरी डिटेलिंग करने के बारे में जो हम बात करेंगे उससे पहले उसकी एक सामान्य जानकारी हमें पता होनी चाहिए कि क्या है, कैसे, कहाँ से है। सबसे पहले बात करें इसका जो विस्तार है, उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक है, जो कि 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इसकी रचना हुई थी टर्शियरी काल। पिछले चैप्टर में मैंने आपको सारे काल बताए थे, टर्शियरी काल, ओलिगोसिन काल, कार्बोनिफेरस काल, ये वही दोबारा रिपीट हो रहा है। अल्पाइन भूसन्नति के कारण हुई थी, काल आए थे हर्सियन काल और अल्पाइन काल, जिसमें पर्वत निर्माण काल था। तो अल्पाइन पर्वत निर्माण काल के दौरान भारत में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। पूर्व की अपेक्षा पश्चिम की ओर अधिक चौड़ा है। पश्चिम वाले हिस्से की बात करें तो हम बात करें जम्मू कश्मीर की तरफ वाली बात करें, चौड़ाई है। और ऊंचाई की बात करें पूर्व की ओर, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है या नेपाल वाला क्षेत्र, तो वहाँ पर्वतों में चौड़ाई नहीं है लेकिन ऊंचाई है। जैसे माउंट एवरेस्ट नेपाल का सबसे ऊंचा पर्वत है। पश्चिम की ओर ये 400 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। पूर्व की ओर इसकी चौड़ाई रह जाती है 160 किलोमीटर, मतलब चौड़ाई कम होती चली जाती है। इसका भी कारण है अभिसारी सीमांत दबाव बल के अधिक होने की। जितना बल अधिक होगा तो जहाँ बल अधिक होगा वहाँ पे पर्वत श्रेणियाँ चौड़ी होने की बजाय क्या हो जाएंगी, ऊंची हो जाएंगी। तो इसलिए पूर्व की ओर ऊंचाई ज़्यादा मिलेगी और चौड़ाई पश्चिम की ओर, जम्मू कश्मीर की ओर चौड़ाई मिल जाएगी। लेकिन आप बात करें सिक्किम की, अरुणाचल प्रदेश की तरफ की बात करेंगे तो वहाँ चौड़ाई ना होकर ऊंचाई अधिक होगी। पूर्व की तरफ दबाव बल अधिक होने की वजह से पूर्व में पर्वतीय क्षेत्र अधिक ऊंचे होते हैं। देखिए ये समझाया है। हिमालय की उत्पत्ति प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार, इससे पहले भी हमें एक मान लीजिए ये यूरेशियन प्लेट है जो कि बड़ी होगी और भारतीय प्लेट छोटी सी। यूरेशियन प्लेट से जब भारतीय प्लेट टकराएगी, प्लेट और ये यूरेशियन, यूरोप और एशिया वाली, तो ये ज़्यादा बड़ी हो गई, टकराएगी। तो टकराने के कारण जब दोनों में टक्कर होगी, विनाशात्मक प्रक्रिया होगी टक्कर, या तो सीमांत हो तो सीमांत में किनारे और किनारे काम करेंगे, रचना में रचना होगी तो वो टकराएंगे नहीं, आपस में सर जाएंगे। लेकिन यहाँ दोनों की टक्कर की बात हो रही है तो किनारे काम करेंगे, ये विनाशात्मक है। तो इसके कारण क्या होगी, आपस में टकराने से दोनों की प्लेटों में स्थित जो बीच का हिस्सा है या टैथ हिस्सा अगर होगा उसमें इसका मलबा गिरेगा। मलबा गिरने से जब मलबा दबाव पड़ेगा तो उसका मलबा इकट्ठा होकर बलन पड़ेगी, ये मोड़ पड़ जाएंगे। ठीक है, मोड़ पड़ने से किसका निर्माण होगा, हिमालय पर्वत का निर्माण होगा। ये हम डायग्राम से समझेंगे। लेकिन एक कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे आपका कहना होता है कि मैडम हमें लिखने के लिए अगर पेपर में लिखना है तो पॉइंट्स नहीं मिलते, तो ये इसलिए मैंने पॉइंट्स डाले हैं जिससे अगर आपको पेपर भी अटेंड करना पड़े तो आपके पास ये पॉइंट है सीधे सीधे समझाने के लिए। यह पर्वतमाला सिंधु नदी के मोड़ से शुरू होकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैली हुई है। फैलाव देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कितने देशांतर इसमें क्रॉस करके 22 देशांतर रेखाएं इस क्षेत्र को कवर करके चलती हैं। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है, मतलब जितनी भी पर्वत श्रेणियाँ वो 600 मीटर से ऊंची है, कई कई तो 6000 मीटर तक भी है। यह पर्वतमाला 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसका आकार तलवार के नुमा है, तलवार मतलब इस शेप में, इधर की तरफ चौड़ी ज़्यादा होगी, उधर सकरी होती चाहिए, एक तलवार शेप में। इस श्रेणी का ढाल तिब्बत की ओर नतोदर, नतोदर मतलब देखिए इधर तिब्बत मान लीजिए,
ये भारत की अगर स्थिति की बात करें तो ये तिब्बत वाला तो इधर तो नतोदर है और भारत की ओर उठा हुआ है तो उन्नतोदर है। भारत की तरफ तो उन्नतोदर और तिब्बत की ओर नतोदर प्रकार का है। तो इन पॉइंटों से हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमें इसमें लिखना क्या है। अब इसकी डिटेलिंग में हम डायग्राम किससे ज़्यादा अच्छा समझेंगे और उसके बारे में लिखते भी जाएंगे ताकि हमें समझने में आसानी रहे। देखिए, हमने हिमालय के वर्गीकरण के बारे में बात की थी। उसमें हमने एक भौतिक आधार बताया था, एक प्रादेशिक आधार बताया था। भौतिक आधार जो प्रकृति द्वारा है, प्रादेशिक आधार सिडनी बुरार्ड ने दिया था, वो नदियों के आधार पर दिया था। तो पहले हम भौतिक आधार पे बताएं ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और उत्तर पूर्वी हिमालय। देखिए, सबसे पहले जो इसमें है ट्रांस हिमालय, जो कि हिमालय के निर्माण से भी पहले का निर्माण काल की मैं बात कर रही हूँ। इसको परा हिमालय या तिब्बतीय हिमालय भी कहते हैं। कारण है कि जो ट्रांस हिमालय उसमें 3 श्रेणियाँ आती हैं, काराकोरम, लद्दाख और ये अपनी जास्कर। ये काराकोरम है, ये लद्दाख है और ये जास्कर है। देखिए, इंडिकेटर से मैंने मेंशन किया, ये तीनों जो श्रेणियाँ हैं भारत की, ये तीनों ही ट्रांस हिमालय में आती है और ये क्षेत्र जो कवर करता है ये तिब्बतियन एरिया वाला इलाका पूरा कवर करता है। इस वजह से इसको तिब्बतीय हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय काराकोरम श्रेणी को, ये जीके का क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। आपके पेपर में भी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि उच्च एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है, तो काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है। ये किसका भाग है? जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट का मैंने इससे पहले वाले टॉपिक बताया था कि यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट टकराई थी, तो उसमें जो बचा हुआ हिस्सा था यूरेशियन प्लेट का वो इसमें आ गया था। इसके अंतर्गत काराकोरम, जास्कर, कैलाश, लद्दाख आदि आते। देखिए, काराकोरम फर्स्ट, ये काराकोरम, ये लद्दाख, ये जास्कर, ठीक है। और ये जो अपनी जास्कर यही आगे तक चली जाती है तो कैलाश श्रेणी के नाम से जानी जाती है, बिल्कुल आगे चली जाएगी, ठीक है। किससे बनी हुई है? अवसादी शैलों से, ठीक है, जिसमें टर्शरी से लेके कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें पाई जाती हैं। मतलब दोनों काल की चट्टानों का मिश्रण है, अवसादी है। इसमें से जो मुख्य नदी निकलती है वो सतलज है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है। देखिए, सबसे पहले मैं सिंधु की बात करूं तो ये जो लद्दाख है और ये जास्कर है, इन दोनों के बीच में से यहाँ से सिंधु रिवर निकलती है। सतलज जो निकलती है राक्षस ताल से, यहाँ से राक्षस ताल से सतलज निकलती है। और जो ब्रह्मपुत्र है यहाँ पे कैलाश पर्वत के पास या मानसरोवर झील है, वहाँ से ब्रह्मपुत्र, जिसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, जब अरुणाचल में जाती है लोहिता और दिहांग के नाम से जाना जाता है। वहाँ से टर्न करके जैसे ही ये असम में आती है वहाँ इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब ये बांग्लादेश में पहुँच जाती है तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। और वहीं गंगा और ये दोनों मिल जाती हैं तो वहाँ इसे पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो अलग अलग नाम है ब्रह्मपुत्र के, वो हम नदियों वाले में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल कहाँ से कहाँ, तीनों नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ। देखिए, नदियों के भी कई प्रकार होते हैं, अनुवर्ती, पूर्ववर्ती। जैसे पहले का जो ढाल हो उसी के अनुसार नदियाँ बहें तो उसे कहते हैं पूर्ववर्ती नदियाँ, ठीक है। तो इसमें भी, लेकिन जब हम इनकी बात करेंगे तो हमें इन श्रेणियों को इसी सीरियलिटी में याद करना है, क्योंकि कई बार आपसे IAS में भी RAS में पूछा गया है कि क्रम से दे देते हैं कि काराकोरम के बाद लद्दाख आएगी, जास्कर आएगी, फिर धौलाधर आएगी या पीर पंजाल आएगी, फिर शिवालिक। तो हमें ये सीरियलिटी में ही याद करनी है। तो इसको आप देखिए ध्यान से और फिर मैं इसकी डिटेलिंग बताती हूँ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हमारी काराकोरम श्रेणी की। देखिए, ये वाला हिस्सा ये है हमारा काराकोरम श्रेणी। इस काराकोरम श्रेणी के बारे में हम बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में स्थित भारत की सबसे ऊंची श्रेणी है। ये हिस्सा अगर गौर से देखें, ये हिस्सा POK में चला गया है। अगर आप देखें, ये ऐसे देखें, POK, पाक अधिकृत ऑक्यूपाइड कश्मीर।
ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर में इन्होंने घेर लिया है, लेकिन फिर भी भारत की सबसे ऊंची श्रेणी में ये पर्वत है, जम्मू कश्मीर में आती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 यहाँ पे है, कहते हैं ना पाक अधिकृत वाली, ये है K2। गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानी जाती है, गॉडविन ऑस्टिन के या K2 के नाम से भी जाने। भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत में नहीं, भारत की, क्योंकि अगर देखिए POK वाले हिस्से की बात करें तो इस समय ये पाकिस्तान ने अधिकृत किया हुआ है। की बात करें क्योंकि भारत का हिस्सा है, संवैधानिक रूप से हमारा ये, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती हथियाया हुआ है, भविष्य में अगर हमारे हिस्से में आ गया तो भारत की है। तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका निर्माण की बात करें कैम्ब्रियन में कार्बोनिफेरस तथा इओसिन युग की चट्टानों से बनी हुई है। इसमें बहुत सारे विशाल हिमनद हैं, जैसे सियाचिन, आपने सुना होगा विश्व का सबसे ऊंचा अगर सैनिक स्थल बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर भी इसी में पाया जाता है, जो आप डेली आजकल न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में आप सियाचिन के बारे में सुन ही रहे हो, गलवान घाटी उनके बारे में। तो ये सियाचिन जो ग्लेशियर है वो हमारा इसी K2 श्रेणी में ही है। इसके अलावा अपना बियाफो है, हिस्पर है, ये सारी हमारे जो जितने भी ग्लेशियर हैं जिनसे नीतिवाही नदियां हमें मिलती हैं वो इसी में होके प्रवाहित होते हैं। हिस्पर भी बहुत फेमस, वोल्टेरो भी यहीं आता है, यहीं क्या है ट्रांस हिमालय। और अगर हम बात करें वृहद हिमालय, अगर गॉडविन ऑस्टिन की आपसे हाइट पूछी जाए तो हाइट भी मैं आपको बता देती हूँ, 8,611 मीटर, 8,611 मीटर इसकी फुल हाइट है, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमारा क्या हो गया, ये तीनों आ गई हमारी ट्रांस हिमालय क्षेत्र। और इसके बाद जो आ जाती है, जैसे अपनी यहाँ से जास्कर आ गई, फिर धौलाधर, पीर पंजाल आ जाएगी, फिर धौलाधर आएगी। तो ये जो श्रेणी जब शुरू होती है तो हमारा वृहद हिमालय वाला क्षेत्र शुरू हो जाता है। तो हमारी ट्रांस हिमालय, इन तीनों के बाद जैसे ही वृहद हिमालय वाला क्षेत्र आता है, तो देखिए मैंने एक डायग्राम बताया हुआ है। प्लेट टेक्टोनिक की प्रक्रिया के दौरान जब यूरेशियन और भारतीय प्लेट टकराई थी या तैतीस सागर में संकुचन हो रहा था, तो उसके दौरान एक हिस्सा नीचे और एक हिस्सा ऊपर उठा, तो उनके बीच में एक क्या हुआ, निचला हिस्सा आ गया जिसको कहते हैं सच्चर जोन, ITSZ, फुल फॉर्म है इंडस सांको सच्चर जोन। तैतीस सागर में संकुचन के कारण नीचे गड्ढा पड़ेगा, फिर गड्ढे में जब दोनों तरफ से दबाव पड़ेगा तो दबाव के कारण जो मलबा है वो वलित होकर ऊपर उठ जाएगा, तो ऊंचा वैसे उठेगा वो हिस्सा। तो ट्रांस और वृहद हिमालय के बीच में कौन सा सच्चर जोन पाया जाता है, इंडस सांको सच्चर जोन। वेरी इंपॉर्टेंट है जीके के लिए, और फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा, ट्रांस हिमालय। अगला अपना जो है वो है वृहद हिमालय क्षेत्र।